हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज जो स्टोरी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ वो अभी बहुत ही लेटेस्ट स्टोरी है। हाल ही में वो बहुत ज्यादा चर्चा में रही। ये कहानी है एक यूट्यूब मदर की, जो कि अपनी जिंदगी पर व्लॉग्स बनाती थी। आप भी बहुत सारे व्लॉग चैनल्स देखते होंगे, मैं भी कुछ को फॉलो करती हूँ। आप देखते हैं उनकी डे टू डे लाइफ, लेकिन उन्हें देखकर हमें कभी नहीं लगता कि इसके पीछे की सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। लेकिन इस तरह की कहानियां सुनकर, इस तरह के केसेस को देखकर हमें यह पता चलता है कि भले ही हम किसी के डेली व्लॉग्स भी देखें, फिर भी हम उस इंसान की असलियत पहचान नहीं सकते हैं। हो सकता है कि उस डेली व्लॉगिंग के पीछे की सच्चाइयां कुछ और ही हों। तो फिलहाल सीधे शुरू करती हूँ मैं अपनी स्टोरी। ये स्टोरी है रूबी की। ये ही इस कहानी की मेन किरदार है। रूबी का जन्म हुआ था 18 जनवरी 1982 में। वो स्टेट ऑफ यूटा में पैदा हुई थी, यूएसए की। उसके पेरेंट्स का नाम था चैड और जेनिफर ग्रिफिथ। उसके चार छोटे भाई बहन थे जिनका नाम था बोनी, जूली और एली। अब रूबी के बचपन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। छोटी मोटी चीजें उसके बारे में पता है, लेकिन जितना भी पता है उससे ये पता चलता है कि जो रूबी का बचपन था वो बहुत ही अच्छा बीता था। इनकी जो फैमिली थी बहुत ही क्लोज निट फैमिली थी। इनके बीच में बहुत ज्यादा प्यार था और ये पांचों ही भाई बहन एक दूसरे के काफी करीब थे। जब रूबी बड़ी हो रही थी अपने सिबलिंग्स के साथ, तब बताया जाता है कि उसके पेरेंट्स ने अपने बच्चे को सब कुछ दिया था। जो कुछ भी वो चाहते थे वो उन्हें प्रोवाइड कराते थे। वो एक अच्छी खासी, जिसे कहते हैं कि खाती पीती फैमिली थी। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि ये लोग धार्मिक भी थे। इनकी जो फैमिली थी ये मेंबर थी चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे की। इस कहानी में आगे जाकर आप देखेंगे कि इनकी जो फेथ थी, इसने भी काफी बड़ा रोल अदा किया आगे चलकर इस स्टोरी में। रूबी अपनी माँ के बहुत ज्यादा नजदीक थी। जो रूबी की बहनें हैं उन्होंने बाद में बताया कि रूबी एक बहुत ही नाइस पर्सन नहीं कही जा सकती। वो कहीं ना कहीं अपने भाई बहनों के साथ भी रूड थी। जब ये लोग बड़े हो रहे थे तब ये उनके साथ कई बार अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वो बहुत ज्यादा सेल्फिश थी। वो अपना सामान अपने भाई बहनों के साथ आसानी से शेयर नहीं करती थी। उसे ऐसा लगता था कि वो अपने भाई बहनों के मुकाबले बहुत ज्यादा कूल है और उन सबसे ऊपर है। वैसे भी वो सबसे बड़ी थी। वो सब पर काफी ऑर्डर चलाती थी, उन सबकी बॉस बनती थी। कई बार वो अपनी बहनों का सारा सैनिटरी आइटम अपने लिए रख लेती थी, जैसे कि सैनिटरी टॉवल्स, शैम्पूज, जो भी चीजें होती हैं वो अपने पास ही रख लेती थी, उनको छुपा लेती थी। अपनी बहनों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती थी। और कई बार उसका ये जो बिहेवियर था ये बहुत ज्यादा हॉरिबल हो जाता था। इसके अलावा रूबी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी थी। हर समय वो दूसरों से कंपटीशन करती रहती थी और इस चीज में वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम तक चली जाती थी। वो हमेशा बेस्ट रहना चाहती थी और इसके लिए वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर कर लेती थी, यानी बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाती थी। ये भी बताया जाता है कि रूबी में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी थी। उसके बहुत ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे। ऐसा बताया जाता है कि उसकी जिंदगी में और कोई भी बच्चे नहीं थे उसके भाई बहनों के अलावा। अब हम कुछ साल और आगे चलते हैं। ये तो उसके बचपन की बात हो गई। अब हम उसके लेटर टीनेज ईयर्स की तरफ चलते हैं। उस समय रूबी की जिंदगी में सिर्फ एक ही गोल था और वो था शादी करने का। जब वो हाई स्कूल में थी तब उसने एंगेजमेंट कर ली थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। लेकिन ये जो एंगेजमेंट थी ये जल्दी ही ब्रेक ऑफ हो गई, क्योंकि उसका जो पार्टनर था, उसका जो बॉयफ्रेंड था, वो चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया था। इसके बाद इन लोगों ने ब्रेकअप कर लिया था। इसके बाद अब रूबी को कॉलेज में एडमिशन लेना था। वो यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी गई, वहां पर उसने एडमिशन ले लिया। लेकिन वहां पर भी उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था और वो था शादी करने का। उसको कॉलेज की कोई परवाह नहीं थी। उसे अपने करियर की कोई चिंता नहीं थी, फ्यूचर की चिंता नहीं थी। वो बस शादी करना चाहती थी और वो कॉलेज गई थी अपना हस्बैंड ढूंढने के लिए। अब जब वो कॉलेज में पहुंची तो यहाँ पर उसकी मुलाकात हुई इस केस के एक दूसरे सिग्निफिकेंट पर्सन से, जिसका नाम था केविन फ्रेंकी। जब रूबी और केविन आपस में मिले तो जल्दी ही इनके बीच में अफेयर शुरू हो गया। वो दोनों एक ही अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहा करते थे और सबसे पहले इनकी मुलाकात उसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में हुई थी। ये लोग आपस में एक दूसरे को देखते थे, वहां पर एक दूसरे को ग्रीट करते थे, स्माइल करते थे। और जल्दी ही केविन रूबी को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा था। उसको रूबी बहुत ज्यादा फनी लगती थी, बहुत इंगेजिंग लगती थी। और इसके साथ ही जो रूबी थी वो भी लगातार केविन के साथ फ्लर्ट कर रही थी। हालांकि देखा जाए तो ये पूरी तरह से सही भी नहीं था या पूरी तरह से सच भी नहीं था, क्योंकि आपको तो पता ही है कि रूबी के पास तो सिर्फ एक ही गोल था उसके दिमाग में, कि उसको अपना हस्बैंड ढूंढना था। तो वो जब से कॉलेज में आई थी वो तो हर किसी के साथ फ्लर्ट कर रही थी, जो भी लड़का उसको अपने काम का लग रहा था।
और बहुत सारे लड़के उसके साथ फ्लर्ट कर रहे थे। तो जब केविन के साथ वो फ्लर्ट कर रही थी, तो वो सिर्फ उसके साथ ही फ्लर्ट नहीं कर रही थी, बल्कि वो बहुत सारे लड़कों में से एक था। अब जो रूबी थी, उसके दिमाग में तो सारी की सारी प्लानिंग चल रही थी, सारा का सारा विजन था। उसने एक चेक लिस्ट बना रखी थी कि उसके होने वाले हस्बैंड में क्या क्या गुण होने चाहिए, और ये चेकलिस्ट उसने अपने रूम के दरवाजे के पीछे चिपकाई हुई थी। तो जब भी वो किसी लड़के से मिलती थी, तो उसके सारे के सारे ट्रेड्स चेक करती थी। अब एक दिन केविन ने उस चेकलिस्ट को देख लिया। वो रूबी के कमरे में गया हुआ था। उसने वो चेकलिस्ट याद कर ली कि उसमें क्या क्या ट्रेड्स उसने अपने फ्यूचर हस्बैंड के बारे में लिखे हैं। उसके बाद जो केविन था, वो अपने अंदर वो सारी की सारी क्वालिटीज दिखाने लगा कि उसके अंदर वो सारे गुण मौजूद हैं। उसका ये आइडिया क्लिक भी कर गया। अब रूबी को लगने लगा कि केविन ही वो परफेक्ट पर्सन है जिसकी वो तलाश में थी। उसके अंदर वो सारे ट्रेड्स मौजूद हैं। अब ये दोनों एक रिलेशनशिप में एंटर कर चुके थे। ये दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स से भी मिले। रूबी को तुरंत ही केविन और केविन के पेरेंट्स दोनों ही पसंद आ चुके थे। केविन को भी रूबी और रूबी की फैमिली पसंद आ चुकी थी। इधर जो केविन और उसकी फैमिली थी, वो भी मेंबर्स थे द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट्स के। तो यानी कि ये एक ही धार्मिक मान्यताएं भी रखते थे। इसके सिर्फ 2 हफ्तों के बाद रूबी ने केविन को प्रपोज कर दिया। वो कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। केविन ने भी हाँ कह दिया, और एक फिल्मी कहानी की तरह इनका रोमांस अब एक अंत पर पहुंच चुका था। इसके 3 महीनों के बाद इन लोगों ने शादी कर ली, 28 दिसंबर 2000 के दिन। अब जैसा कि आपको पता ही है कि रूबी तो कॉलेज सिर्फ एक हस्बैंड ढूंढने के लिए गई थी। अब उसको अपना हस्बैंड मिल चुका था। अपना सेकेंड ईयर शुरू होने से पहले ही ये लोग शादी कर चुके थे। तो अब उसका मिशन कंप्लीट हो चुका था। उसने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया। इधर जो केविन था, वो वापस कॉलेज गया। वो बहुत ज्यादा मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहा था, और फाइनली उसे अपनी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करनी थी। इधर जो रूबी थी, वो अपना सेकंड गोल पूरा करने में लग गई थी। अब उसको अपनी एक फैमिली स्टार्ट करनी थी, और शादी के 18 मंथ्स के बाद वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई। 3 मार्च 2003 के दिन उसने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, जो कि एक बेटी थी। इसका नाम इन्होंने रखा शेरिल। इसके बाद रूबी ने और भी बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया। वो हर 2-2 सालों के बाद एक बच्चे को जन्म देती गई। रूबी ने अगले 2 सालों के बाद अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम था चैड। उसका जन्म हुआ था फरवरी 2005 में। इसके बाद तीसरा बच्चा, जो कि एक बेटी थी, उसका जन्म हुआ 2007 में। इसका नाम रखा एबी। फिर फोर्थ चाइल्ड जूली पैदा हुई 2009 में। फिर पांचवा बच्चा पैदा हुआ, जो कि एक बेटा था, जुलाई 2011 में। इसका नाम रखा रसल। उसके बाद इनका फाइनल बच्चा, जो कि एक बेटी थी, वो पैदा हुई ईव। उसका जन्म हुआ था सितंबर 2013 में। यानी कि हर 2-2 सालों में रूबी बच्चों को जन्म देती गई। इस बीच उसका हस्बैंड केविन, वो भी कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा कर चुका था। उसने अपनी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर ली थी, और उसको एक जॉब मिल गई थी एक एसोसिएट के रूप में बिंघम यंग यूनिवर्सिटी में। अब ये जो कपल था, ये अपने 6 बच्चों के साथ मूव कर चुका था यहाँ से। अब हम सीधे 2013 की तरफ चलते हैं। इस समय तक ये लोग 8 लोगों का एक परिवार बन चुका था। ये लोग काफी खुश नजर आते थे। और आपको पता ही है कि रूबी एक हाउस मॉम थी, यानी कि वो घर पर ही रहती थी। और पता नहीं कहां से, लेकिन उसको इंस्पिरेशन मिली कि उसने अपना कैमरा उठाया और अपनी फैमिली के व्लॉग्स बनाना शुरू कर दिया। वो अपनी फैमिली के मोमेंट्स को कैमरे पर कैप्चर करने लगी। और ये बात आज के केस में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। कुछ दिनों के बाद रूबी ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, जिसका नाम उसने रखा 8 पैसेंजर्स। हालांकि इस यूट्यूब चैनल को बनाने से पहले वो अपने अकाउंट में बहुत सारे रैंडम वीडियोस अपलोड करती थी। बाद में उसने कुछ दिनों के बाद अपना यूट्यूब चैनल बनाया, और जो पहला वीडियो उसने अपने इस यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया, वो जनवरी 2015 में था। और ये वीडियो था द मेकिंग ऑफ ईव। इस वीडियो में रूबी और उसके फैमिली मेंबर्स दिखाई देते हैं। वो एक केक काट रही है, जिससे उसके होने वाले बच्चे का जेंडर रिवील हो सके। शुरुआत में इसके जितने भी वीडियोस होते थे, वो बहुत ज्यादा इमेच्योर होते थे। जैसे कि आप मेरी भी पुरानी वीडियोस देखेंगे, तो वो बहुत ज्यादा इमेच्योर होते थे। हो सकता है कि अभी भी हो, लेकिन धीरे धीरे जो भी क्रिएटर होता है, इसकी क्वालिटी सुधरती जाती है। इस समय जो इसके वीडियोस थे, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती थी। उनके टाइटल्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते थे। वो वियर्डली एडिटेड होते थे, और उनका कई बार कोई सेंस नहीं निकलता था। वो एक तरह के छोटे छोटे होम वीडियोस थे। लेकिन रूबी उनको पोस्ट करने लगी थी। उसके कम सब्सक्राइबर्स थे उस समय, लेकिन बहुत ही लॉयल थे।
2015 में उस समय बहुत ही कम चैनल्स थे इस तरह के, लोग उनमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होने लगे थे। जो रूबी थी उसको भी लगने लगा था कि वो यूट्यूब पर सक्सेसफुल हो सकती है और अब वो इस चैनल को बड़ा करना चाहती थी। कहीं ना कहीं जो रूबी थी वो यूट्यूब से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी। अब उसका नया गोल ये बन चुका था कि उसको अपनी इस फैमिली को, यानी कि उसकी जो करंट फैमिली थी, उसको एक सक्सेसफुल व्लॉगिंग फैमिली में कन्वर्ट करना है। अब वो लगभग हर दिन अपने वीडियोस पोस्ट करने लगी। मंडे टू फ्राइडे उसके जो व्लॉग्स थे वो यूट्यूब पर अपलोड होते थे और वो इन व्लॉग्स को ठीक 6 बजे, सुबह के ठीक 6 बजे अपलोड किया करती थी। इसका जो भी कंटेंट आता था वो उसकी फैमिली से ही रिलेटेड होता था। वो अपने बच्चों को दिखाया करती थी, अपने बच्चों से होने वाली बातचीत को दिखाया करती थी, कई बार फैमिली के अप्स एंड डाउन्स को दिखाती थी, इमोशनल चेंजेस को दिखाती थी। कई बार बच्चों को डांट भी पड़ती थी इन ब्लॉग्स में, उनके लिए ये सब कुछ काफी ऑड भी हो जाता था। रूबी बाकी पेरेंट्स को पेरेंटिंग टिप्स दिया करती थी। इसके अलावा वो कुकिंग एडवाइसेस भी दिया करती थी। कई बार वो जो लार्ज मील्स होते हैं उनको बनाने का तरीका बताया करती थी, शॉर्टकट्स बताया करती थी। अब जो रूबी थी वो हर जगह कैमरा लेकर जाने लगी, शॉपिंग में, डॉक्टर के यहाँ, बच्चों को स्कूल छोड़ रही है, उनको स्कूल से लेकर आ रही है। इसके अलावा सारी वेकेशंस की, अपने प्राइवेट कन्वर्सेशंस की भी, जैसे कि आप दूसरे व्लॉगर्स का देखते होंगे कि वो हर जगह कैमरा लेकर पहुंच जाते हैं। अब कुछ लोग इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि व्लॉगिंग के चक्कर में इनकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, और इसके अलावा कई बार दूसरों की भी। इसके बहुत सारे व्लॉग्स आए, जैसे कि टेस्टिंग सुशी फॉर द फर्स्ट टाइम, वैलेंटाइंस डे इन अ वेयर हाउस, 6th ग्रेड साइंस प्रोजेक्ट, एबीज बिग डे, कैंपिंग डे, लाफिंग गैस, पैकिंग डे, और इस तरह के बहुत सारे व्लॉग्स उनके चैनल पर आने लगे। ये जो रूबी थी ये अपने सबसे बड़े बेटे चैड को होम स्कूलिंग करा रही थी, यानी कि इसको स्कूल में नहीं भेजा था, उसे घर पर ही पढ़ा रही थी, जो कि वहां पर एक कॉमन प्रैक्टिस भी है। जिस समय चैड अपने 5th ग्रेड में था उस समय रूबी बहुत सारा कंटेंट इस होम स्कूलिंग पर ही बनाती थी। वो दूसरे पेरेंट्स को भी टिप्स देती थी, अपने रिलीजन के बारे में भी बहुत सारी बातचीत किया करती थी, उनको अपने धार्मिक विश्वास के बारे में बताती थी, और उसके वीडियो से इंस्पायर होकर बहुत सारे लोग उसकी फेथ में एंटर कर चुके थे। लोगों को लगता था कि ये एक बहुत ही रिलीजियस फैमिली है, एक बहुत ही क्लोज निट फैमिली है इनके व्लॉग्स देखकर। लेकिन देखा जाए तो बस वो एक नॉर्मल रेगुलर फैमिली थी। फिर धीरे धीरे इसका ये चैनल ग्रो करने लगा। लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए कि आज फ्रैंकी फैमिली क्या करने वाली है। जनवरी 2016 आते आते ये जो चैनल था इसके 30,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे, जो कि उस समय के लिए काफी इंप्रेसिव था। 2015 में एक आर्टिकल भी छपा था एक छोटे मोटे न्यूज़पेपर में। इस न्यूज़पेपर ने रूबी का इंटरव्यू किया था। इस इंटरव्यू में रूबी से पूछा गया था कि उसने यूट्यूब चैनल की शुरुआत क्यों की। तब रूबी ने अपने जवाब में कहा था कि उसके बच्चे, उसे ऐसा लगता है कि बहुत तेजी से बड़े हो रहे हैं, और जब उसने देखा कि उसके बच्चे तो बहुत तेजी से बड़े होते जा रहे हैं, तब उसने कैमरा उठाया और अपने बच्चों की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, ताकि वो बाद में उन वीडियोस को देखकर उनके बचपन को फिर से जी पाए। साथ ही उसने ये भी कहा कि वो पावर ऑफ अ मदर को शो करना चाहती थी, कि एक जो मदर होती है वो कितनी ज्यादा पावरफुल होती है। वो अपने बच्चों को नर्स करती है, ठीक से रात को सोती नहीं है, उसको बस अपने टास्क पूरे करने होते हैं, उसको बस अपने बच्चे नजर आते हैं। लेकिन ये जो जर्नी है ये एक टनल जैसी है, जिसमें जब आप अंदर जाते हैं सुरंग के अंदर तो आपको उसका सिरा नहीं दिखता, लेकिन कभी ना कभी आप इस टनल के एंड पर पहुंचेंगे और तब आपको बाहर की सुंदर दुनिया दिखाई देगी। इसी तरीके से इन बच्चों का बचपन है। एक दिन ये बचपन खत्म हो जाएगा, ये लोग बड़े हो जाएंगे, और एक दिन आपका ये टास्क भी पूरा हो जाएगा इनको एक अच्छी जिंदगी देने का। फिर अगले 18 महीनों में, यानी कि जनवरी 2016 से अगस्त 2017 के बीच, ये जो 8 पैसेंजर्स यूट्यूब चैनल था ये 30,000 सब्सक्राइबर से अब सीधे 1 मिलियन हिट कर गया, जो कि किसी भी चैनल के लिए एक बहुत ही क्रेजी ग्रोथ थी। अब जो रूबी थी उसको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतनी ज्यादा तरक्की कर चुकी थी। ये एक सपने जैसा था, और अब उसके जो वीडियोस थे उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज आने लगे। इसका एक वीडियो था जिसका टाइटल था सो एम आई सिक। ये जो वीडियो था इसमें 23 मिलियन व्यूज आए। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस थे जिसमें 20 मिलियन व्यूज आ चुके थे, और जनरली उसके जो वीडियोस थे वो 10 मिलियन व्यूज तो ले ही आते थे।
इसके बाद दिसंबर 2018 आते आते अब ये जो चैनल था इसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके थे और जल्दी ही ये अपने पीक को हिट करने वाला था, क्योंकि ये फाइनली 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा था। ये उस समय वन ऑफ द बिगेस्ट फैमिली व्लॉगिंग चैनल बन चुका था। अब जितने व्यूज आ रहे थे इन वीडियोस पर वो बहुत ज्यादा क्रेजी थे। हर महीने इनके चैनल पर करीब 25 मिलियन व्यूज आ जाते थे। अब आप समझ ही सकते हैं कि ये चैनल क्योंकि मोनेटाइज था तो ये लोग बहुत ही ज्यादा पैसा अपने यूट्यूब चैनल से कमा रहे थे, इतना ज्यादा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि रूबी ने खुद एडमिट किया कि वो मिलियंस में पैसा कमा रहे थे और ये तो सिर्फ एडसेंस से आ रहा था। अगर उसके प्रमोशंस की बात की जाए, क्योंकि उस समय वो बहुत ज्यादा प्रमोशंस कर रही थी, तो उससे जो पैसा आ रहा था वो अलग था। रूबी खुलेआम ब्रैग करती थी कि वो बहुत ज्यादा पैसा कमा रही है, उसके अंदर बहुत ज्यादा घमंड आ चुका था और अब रूबी सपनों में जीने लगी थी। ये जो 8 पैसेंजर्स चैनल था ये एक बहुत ही पॉपुलर चैनल्स में से तो एक था ही, सक्सेसफुल भी था, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक भी था। रूबी अपने व्लॉग्स में कुछ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक और कुछ बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीजें करती थी। वो कुछ ऐसी बातें कहती थी जिसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई और बहुत सारा इस चैनल को नेगेटिव अटेंशन भी मिला। जो भी इस व्लॉगिंग चैनल को देखते थे उन्हें रूबी का पेरेंटिंग स्टाइल कई बार बिल्कुल पसंद नहीं आता था। इतने सालों से लोग इसके चैनल को देख रहे थे, वो समझ गए थे कि रूबी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंट है। रूबी अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो हम्बल भी बने, बहुत ज्यादा पोलाइट रहें, ऑनेस्ट रहें और जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसका वो ध्यान रखें। और ऐसा सुनकर आपको लग रहा होगा कि इसमें कोई बुराई नहीं है, वो बिल्कुल सही सोच रही थी, लेकिन उसका जो तरीका था इन चीजों को करवाने का वो कई लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो कई बार चीजों को एक्सट्रीम पर ले जाती थी। वो अपने बच्चों से हम्बल बनने की अपेक्षा करती थी, लेकिन वो खुद बिल्कुल भी हम्बल नहीं थी। अब मैं आपको 2019 की एक बात बताती हूँ, उसके एक व्लॉग की, जबकि उसका चैनल 2.5 मिलियंस का टारगेट हिट कर चुका था। एक दिन रूबी अपनी कार में बैठकर व्लॉगिंग कर रही थी। वो हर दिन की तरह अपना व्लॉग शूट कर रही थी। तभी अचानक से उसके फोन पर एक मैसेज आया जो उसकी सबसे छोटी बेटी ईव की टीचर का था। उसमें लिखा था कि ईव, जो कि उस समय केवल 5 इयर्स ओल्ड थी और किंडरगार्टन में पढ़ती थी, उसकी टीचर ने ये मैसेज किया था। उस मैसेज में लिखा था कि ईव आज अपना टिफिन लाना भूल गई है। साथ ही टीचर ने रिक्वेस्ट की थी कि आप उसका लंच स्कूल में पहुंचा दीजिए। Just got a text message from Eve's teacher, said that Eve did not pack a lunch today and can I bring a lunch over to the school? अब जो रूबी थी उसको ये मैसेज पढ़कर बहुत ज्यादा इरिटेशन हुआ। वो डायरेक्टली अपने व्लॉग में अपने सब्सक्राइबर्स से बात करने लगी, उनसे कहने लगी कि इस तरह का मैसेज आया है। लेकिन जो ईव है आज वो अपना लंच पैक करना भूल गई। ये उसकी गलती है क्योंकि वो अपने लंच के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही उसने अपने व्लॉग में ये भी बोला कि आज ईव को भूखा रहना चाहिए और तब इस चीज की उसे इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि अपना लंच घर पर भूलना कितनी गलत बात है। साथ ही रूबी ने अपने व्लॉग में बताया कि जो ईव है वो अपना लंच खुद बनाती है, खुद पैक करती है और खुद ले जाने की जिम्मेदारी है उसकी, जबकि उस समय ईव केवल 5 इयर्स ओल्ड थी। वो सिर्फ ईव से ही नहीं बल्कि अपने सारे ही बच्चों से कहती थी कि अपना लंच तुम्हें खुद पैक करना है। और इसमें मुझे लगता है कोई बुराई भी नहीं है। ठीक है, अगर वो ये सब करने के लिए तैयार थे, वो अपनी माँ की इतनी बात मानते थे तो ये अच्छी बात है। अगर उसके बच्चे खुद अपना लंच पैक करके ले जा रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कभी उसकी 5 इयर्स ओल्ड बेटी अपना लंच भूल जाती है, पैक नहीं कर पाती है, तो उसको लेसन देने के लिए इस तरह से उसे दिन भर भूखा रखना मुझे लगता है कि एक बहुत ही गलत बात है और उसके सब्सक्राइबर्स को भी लगा। रूबी ने ईव की टीचर को रिप्लाई किया और उस रिप्लाई में लिखा कि मैं कोई लंच लेकर आने वाली नहीं हूं। और साथ ही उसने कैमरा पर एक और चीज कही बहुत ही सीरियसली। उसने अपने सब्सक्राइबर्स को कहा कि होपफुली कोई भी ईव को आज लंच ना दे, वो भूखी रहे और सबक सीखे। उसको दिन भर भूखा रहना चाहिए, ये वो डिजर्व करती है। I know that her teacher is uncomfortable with her being hungry and not having a lunch, and it would ease her discomfort if I came to the school with a lunch. But I responded and just said,
Eve is responsible for making her lunches in the morning, and she actually told me she did pack a lunch. So the natural outcome is she's just going to need to be hungry, and hopefully nobody gives her food and nobody steps in and gives her a lunch. अब जितने भी व्यूअर्स ने उसका ये वीडियो देखा वो लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए। लोग कहने लगे कि अपनी 5 ईयर ओल्ड डॉटर के साथ ये ऐसा कैसे कर सकती है, और जल्दी ही ये जो 8 पैसेंजर्स की क्लिप थी ये बहुत ज्यादा वायरल हो गई। इससे पहले भी लोगों को रूबी का बिहेवियर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता था, लेकिन इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक उन्हें इससे पहले नहीं लगा था। जल्दी ही ये जो चैनल था स्पॉटलाइट में आ गया। इस चैनल को बहुत ज्यादा नेगेटिव अटेंशन मिलने लगी, लेकिन रूबी ने इससे कोई भी सबक नहीं सीखा। वो कहीं ना कहीं अपना इस तरह का व्यवहार और ज्यादा बढ़ाती जा रही थी। अब उसके व्यूअर्स बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगे। जो रूबी थी हमेशा अपने बच्चों को कॉर्नर करती रहती थी, अपने बच्चों के बहुत अनकंफर्टेबल प्राइवेट मूवमेंट्स को कैप्चर करती रहती थी, और उसके बच्चों को देखकर साफ लगता था कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है। जब रूबी की सबसे बड़ी बेटी शेरिल को पीरियड्स हुए तो उसने व्लॉग शूट करना शुरू कर दिया। उससे पूछने लगी कि तुम्हें कैसा लग रहा है। उसको बस पैसे से मतलब था। इसके अलावा वो अपनी बेटियों को आर्मपिट शेव करते हुए, लेग्स शेव करते हुए शूट करती थी। अपने सबसे बड़े बेटे को एम्बैरेस करती थी। वो और उसका हस्बैंड दोनों ही उसके प्राइवेट मैसेजेस पढ़ने लगते थे कैमरा के सामने। इसके अलावा वो अपने बच्चों को कई बार फूड नहीं देती थी, उनको खाने के लिए चीजें नहीं देती थी अगर वो मिसबिहेव करते थे। वो कई बार पनिशमेंट के तौर पर अपने बच्चों को खाने से ही दूर कर देती थी। इसके अलावा उसके जो रूल्स थे उनकी लिस्ट बढ़ती चली जा रही थी। कई बार उसने कैमरा के सामने कहा था अपने बच्चों से कि तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा जब तक तुम अपने काम खत्म नहीं कर लेते। एक तरह से वो अपने बच्चों को भूखा रख रही थी, और ये चीजें उसके व्यूअर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। कई बार वो अपने बच्चों से पूरा का पूरा गैरेज साफ कराती थी, केवल कुछ सैंडविचेस के बदले। तब तक वो उनको नाश्ता नहीं देती थी। इनसे उनकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस छीन लिया करती थी, गैजेट्स छीन लिया करती थी, और उसका मिस ट्रीटमेंट बढ़ता ही जा रहा था। एक बार ईव अपने प्री स्कूल में जाने के लिए उठ नहीं पाई टाइम पर, तो रूबी ने उसको बिल्कुल भी नहीं उठाया। उसने कहा कि वो खुद जिम्मेदार है अपने स्कूल जाने के लिए, खुद तैयार होकर और खुद अपना नाश्ता बनाकर। उस दिन ईव क्योंकि सोती रह गई, रूबी उठी हुई थी, उसके बाद भी उसने अपनी बेटी को नहीं जगाया। उसने कहा कि अगर मैं अपनी बेटी को जगाऊंगी तो बहुत ज्यादा ग्रम्पी हो जाएगी, बहुत चिड़चिड़ी हो जाएगी, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं उसको ड्रैग करके अपने बिस्तर से खड़ा करूं, फिर उसको ड्रेस अप करूं। वो अपने लिए खुद ही जिम्मेदार है। हालांकि उस समय वो सिर्फ 5 इयर्स ओल्ड थी। एक बार ईव से उसका स्की कोट उसके स्कूल में ही रह गया, और उसके बाद क्रिसमस की वेकेशंस पड़ गई। उसके बदले रूबी ने उसको एक फैमिली स्की ट्रिप में जाने ही नहीं दिया पनिशमेंट के तौर पर। उसने अपने व्लॉग में आकर ये सारी चीजें बताई भी कि क्रिसमस से पहले, क्योंकि क्रिसमस ब्रेक से पहले उसने अपना स्की कोट स्कूल में छोड़ दिया था, और जितनी भी चीजें इस दौरान स्कूल वालों को मिलती हैं वो उसको डोनेट कर दिया करती हैं। तो ईव के कहने के बावजूद कि मुझे एक नया स्की कोट दिला दो, रूबी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, और ईव को, जो कि इस फैमिली की सबसे छोटी मेंबर थी, उसको स्की ट्रिप में नहीं ले जाया गया। इसके अलावा अपने एक व्लॉग में रूबी ने एक कैंची उठाई और Let me ईव का tell you एक something. स्टफ टॉय लिया जिसको वो बहुत Let me ज्यादा tell you प्यार something. करती Look at थी। me. No. उस समय ईव Look, you की look at me. एज करीब Look at 6 Mama. इयर्स थी। वो अपनी बेटी को धमका रही If थी कि you अगर touch तुमने कोई और चीज कैंची से one मेरे more घर में thing काटी in my तो मैं house, इस स्टफ टॉय का गला I'm going to take the कैंची से काट scissors. दूंगी। Look at me. और वो अपनी And I'm बेटी को gonna cut its मजबूर head कर off. रही थी ये देखने के लिए कि किस तरह से उसकी माँ उसके स्टफ टॉय का गला काटकर So अलग what कर are you देगी। gonna do? इस क्लिप में साफ साफ देखा जा सकता है कि जो ईव है वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गई। वो उस समय बहुत ही छोटी थी। इस तरह की धमकी इतने छोटे बच्चे को देना एक बहुत ही क्रूअल बात थी। जो 5-6 इयर्स के बच्चे होते हैं उनके लिए उनके जो टॉयज होते हैं वो एक तरह से जीवित होते हैं। वो उनसे बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं। उनको बिल्कुल पता नहीं होता है कि लिविंग थिंग क्या है और नॉन लिविंग थिंग क्या है। उनके लिए तो उनके टॉयज ही सब कुछ हैं। और इस तरह से बच्चों को धमकाना एक तरह से उनको जिंदगी भर के लिए ट्रॉमेटाइज करने जैसा होता है। और कई सारे व्यूअर्स को ये बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग लगा। एक व्लॉग में देखा जा सकता है कि बच्चों का टॉयलेट पेपर खत्म हो गया था उनके टॉयलेट में, तो इसने साफ मना कर दिया कि तुम मेरा टॉयलेट यूज नहीं कर सकते। वो एक शर्त पर उनको टॉयलेट यूज करने दे रही थी, अगर वो घर का बहुत ज्यादा काम करते। इसके अलावा अगर इसके बच्चों के स्कूल से फोन आता था कि बच्चे बीमार पड़ गए हैं, उनको ले जाओ,
तो वो उनको लेने के लिए नहीं जाती थी। वो कहती थी कि बच्चों को 2-3 बार वॉमिटिंग करा दीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। उसको उन्हें लेने जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक बार इसकी बड़ी बेटी शेरिल बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। उसकी जो नजर थी वो धुंधली पड़ती जा रही थी, वो बेहोश होने वाली थी। और तब रूबी ने क्या किया, वो सबसे पहले अपने बाथरूम में गई। वो अपने आप को कैमरे के लिए प्रिपेयर कर रही थी। पूरा 1 घंटा उसने अपना मेकअप किया और उस समय वो व्लॉगिंग भी करती जा रही थी। वो कह रही थी अपने व्लॉग में कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं रेडी हो गई हूँ अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। वो अपने व्लॉग में बता रही थी कि केविन भी आ चुका है, अब हम लोग जाने वाले हैं, हमें शेरिल को इमरजेंसी रूम में दिखाना है। मैंने जल्दी से एक शावर ले लिया है, मैंने मेकअप कर लिया है, अब मैंने सिंक भी साफ कर लिया है, काउंटर टॉप साफ कर लिए हैं, इसके अलावा मैंने लिप ग्लॉस लगा लिया है थोड़ा सा, और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं रेडी हो चुकी हूँ। Really blurry, like more blurry than it usually is. Kevin just came in. He's like, I think we need to take Sherry to the emergency room. I said, well, let me take a shower and then I'll be out. And it's been an hour. So I'm cleaning the sink, I'm cleaning the countertops, mopping the floor. I'm stalling. I think I'm ready now. I think I'm ready to leave. I put on a little bit of lip gloss and that will be as much stalling as I'll go. उसकी ये बकवास भी बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा खराब लगी। उनको महसूस होने लगा कि जो रूबी है वो एक अच्छी माँ नहीं है और एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पर्सन है। अब धीरे धीरे ये जो 8 पैसेंजर्स चैनल था इसको बहुत ही नेगेटिव पब्लिसिटी मिलने लगी। यहाँ तक कि इसको रोस्ट करने के लिए, इसके बारे में बात करने के लिए लोगों ने अपने चैनल भी बना लिए। जैसे कि आपने और भी बहुत सारे चैनल्स देखे होंगे, कुछ और प्रॉब्लमेटिक चैनल मुझे लगते हैं, खुद लगते हैं, जिनका मैं नाम नहीं लूंगी, उनके बारे में डिस्कशन करने के लिए भी और बहुत सारे चैनल्स बने हैं जो कि धीरे धीरे पॉपुलर हो जाते हैं क्योंकि लोग ये क्रिटिसिज्म सुनना चाहते हैं। अब लोग 8 पैसेंजर्स चैनल को देख रहे थे। ज्यादातर लोग सिर्फ बुराइयां ढूंढने के लिए इसके चैनल को देखने लगे थे क्योंकि जो ईव वाला इंसिडेंट था उसने काफी ज्यादा कैटलिस्ट का काम किया था इस चैनल की नेगेटिव पब्लिसिटी में। अब क्रिटिक्स भी इस चैनल को बहुत ज्यादा ध्यान से देख रहे थे। वो रूबी के स्लिप होने का इंतजार कर रहे थे और रूबी बीच बीच में ऐसे मौके उनको देती भी रहती थी। रूबी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसको नेगेटिव अटेंशन मिल रही है या पॉजिटिव। उसको तो व्यूज मिल रहे थे क्योंकि लोग भले ही उसकी बुराई करने के लिए उसके चैनल को देख रहे थे, उसके चैनल के व्यूज तो बढ़ते ही जा रहे थे। और जितने भी व्यूज होते हैं उतना ही पैसा आपके चैनल पर आता है, तो इसलिए रूबी को कोई भी परवाह नहीं थी। अगर देखा जाए तो इस तरह का बिहेवियर बच्चों के साथ करने में कहीं ना कहीं केविन की भी गलती थी। हालांकि केविन बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहता था। बाद में केविन ने यह भी कहा कि मैं भी रूबी का एक विक्टिम था, वो मुझे भी बहुत ज्यादा डोमिनेट करती थी। हालांकि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, वो एक एडल्ट था, वो इन बच्चों का पिता था, लेकिन वो तो बस पीछे पीछे रहता था, पीछे पीछे रहकर आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था। वो खुश था कि घर में बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है। अब मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अपने खानदान की रूबी एकमात्र यूट्यूबर नहीं थी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये लोग 5 भाई बहन थे। ये लोग टोटल 4 सिस्टर्स थी और इनका एक भाई था। रूबी के अलावा इसकी जो तीनों बहनें थी वो तीनों की तीनों यूट्यूबर्स थी। उन्होंने भी व्लॉगिंग करना शुरू कर दिया था और वो भी करीब 2015 से ही। इनके अपने काफी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स थे। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि रूबी का चैनल आने के बाद ये लोग उसकी मदद से या उसकी फेम का फायदा उठाकर यूट्यूबर्स बन गए होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। रूबी की एक बहन जिसका नाम था एली, उसने अपने चैनल का नाम रखा था एली एंड जेरेड। उसने अपनी प्रेग्नेंट होने की जर्नी को डॉक्यूमेंट किया था क्योंकि उसको काफी स्ट्रगल करना पड़ा था प्रेग्नेंट होने के लिए। उसका ये चैनल बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ और उसके रूबी से पहले ही मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके थे। इसके अलावा रूबी की दूसरी बहन थी बॉनी, जिसका भी एक बहुत ही सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल था। उसके भी रूबी के साथ साथ ही मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हुए थे। इसके अलावा इसकी जो तीसरी बहन थी जूली, उसका भी एक बहुत ही सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल था। उसके करीब 2 लाख सब्सक्राइबर थे। इसके अलावा रूबी के भाई का भी यूट्यूब चैनल था और साथ ही इनके पेरेंट्स का भी यूट्यूब चैनल था जिसके भी करीब 2 लाख सब्सक्राइबर्स थे। तो ये बहुत ही अजीब सी क्रेजी सी बात है कि पूरी फैमिली के अपने अपने यूट्यूब चैनल्स थे और सबके सब सक्सेसफुल थे। अब रूबी ने फैसला किया कि अपने दोनों सबसे बड़े बच्चों के भी वो यूट्यूब चैनल ओपन करवा देगी। उसने अपने सबसे बड़ी बेटी शेरी का यूट्यूब चैनल शुरू करवाया। उसके करीब 4 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके थे और चैड का भी चैनल शुरू किया जिसके करीब 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके थे। ये लोग भी अपने चैनल पर बहुत कुछ पोस्ट करते थे। पता नहीं इससे वो खुश थे
या उन्हें मजबूर किया जा रहा था इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। अब ये लोग अपने चैनल्स पर आने लगे, इनके कई वीडियोस पर भी मिलियंस ऑफ व्यूज आए, लेकिन कई बार अगर आप इनके चैनल्स पर जाकर देखेंगे तो इनके वीडियोस आपको अनकंफर्टेबल कर देंगे। अब ये जो सारे के सारे भाई बहन थे, यानी कि रूबी और उसके चारों भाई बहन, ये एक दूसरे के चैनल पर जाते थे, इससे इन सबके चैनल बूस्ट होते थे, यानी कि ये लोग साथ में मिलकर एक तरह से यूट्यूब पर काम कर रहे थे। अब कई बार जो रूबी और केविन थे, वो वेकेशंस के लिए चले जाते थे अपने बच्चों को छोड़कर, या फिर काम पर चले जाते थे। वो अपने बच्चों को काम दे गए थे कि तुम खुद व्लॉगिंग करो, क्योंकि उनको पैसा भी कमाना था। वो चाहते थे कि उनके जो बच्चे हैं वो उनके लिए रिकॉर्डिंग करके रखें, और बाद में जब रूबी और केविन आते थे तो वो अपना कंटेंट मिलाकर व्लॉग बनाया करते थे और उसे अपलोड किया करते थे। इसके अलावा इनके बच्चे अपने चैनल के लिए तो वीडियो बना ही रहे थे, यानी कि वहां से भी पैसा आ ही रहा था। रूबी और केविन के पीछे इनके बच्चे घर का काम करते हुए नजर आते थे, अकेले स्कूल जाते हुए नजर आते थे, स्कूल ट्रिप्स पर जा रहे हैं, घर का सारा काम कर रहे हैं, अपने छोटे भाई बहनों को संभाल रहे हैं, यानी कि बेबी सिटिंग कर रहे हैं। और इसको देखकर लोग बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते थे, क्योंकि ये एक तरह से चाइल्ड लेबर था। ऐसा लगता है कि रूबी की प्लानिंग थी कि वो अपने सारे के सारे बच्चों को यूट्यूबर्स बनाना चाहती थी, वो इन सबको मैनेज करना चाहती थी, अपना रिटायरमेंट प्लान कर रही थी। बस वो एक मैनेजर बन के अपने सारे चैनल्स को चलाना चाहती थी, यानी कि अपना खुद का भी और बाकी सारे चैनल्स भी, ताकि फैमिली में बहुत ज्यादा पैसा आता रहे। अब हम सीधे चलते हैं 2020 की तरफ। 2020 में ही अब इस चैनल के साथ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली थी। एक दिन रूबी व्लॉगिंग कर रही थी, तब वो बताने लगी कि उसका जो सबसे बड़ा बेटा है चैड, उसको वो विल्डरनेस थेरेपी के लिए भेज रहे हैं। ये जो विल्डरनेस थेरेपी है, ये अपने आप में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल थेरेपी है, उसके बारे में अभी बात करने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन ये जनरली उन बच्चों के लिए डिजाइन की जाती है जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, जो बहुत ज्यादा ट्रबल्ड होते हैं, उनके साथ कोई बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो ये एक 10 वीक्स की विल्डरनेस थेरेपी के लिए जाने वाला था। हालांकि लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि चैड ऐसा क्या कर रहा है जिसके लिए उसको इस तरह की थेरेपी में जाना पड़ेगा, क्योंकि अपने वीडियोस में जो चैट था वो बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नजर नहीं आता था। ये जो विल्डरनेस कैंप्स होते थे, इसमें बच्चों को बहुत एक्सट्रीम ट्रेनिंग करनी होती थी, उनको बहुत जोखिम भरे खेलों में पार्टिसिपेट करना पड़ता था, एक तरह से उनको टॉर्चर किया जाता था। उनको ठंडे और कठोर कंक्रीट फर्श पर डायरेक्टली सुलाया जाता था, बिना किसी दरी वगैरह के। अब 10 वीक के लिए जो चैट था वो इस ट्रेनिंग कैंप में जाने वाला था। इस वीडियो में रूबी बता रही थी कि किस तरह से इसके बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाते हैं, किस तरह से उनको सजा वो देती है। और वो इसी तरीके की बातचीत कर रही थी, तभी अचानक 14 इयर्स ओल्ड चैड के मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जिसने बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। इस वीडियो में चैड ने रिवील किया कि उससे उसका पूरा का पूरा बेडरूम छीन लिया गया है, एक पनिशमेंट के तौर पर। और ये कोई साधारण सजा नहीं थी कि आप एक हफ्ते तक टीवी नहीं देखोगे या एक हफ्ते तक वीडियो गेम नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। उसका ये बेडरूम उससे 7 मंथ्स पहले, यानी कि 7 महीने पहले छीन लिया गया था। और इस वीडियो के शूट होने से करीब 2 हफ्ते पहले इसको अपना बेडरूम वापस मिला था। इसने इस वीडियो में बताया कि इस दौरान वो एक बीन बैग के ऊपर सो रहा था, क्योंकि उसको किसी भी कमरे में सोने की परमिशन नहीं थी। और ये सारी बातें सुनते हुए उसकी माँ बगल में बैठकर बहुत ज्यादा हंस रही थी, जैसे कि ये कोई बहुत ही फनी बात हो। और उसका बेडरूम इसलिए छीना गया था क्योंकि उसने अपने छोटे भाई के ऊपर कुछ प्रैंक्स किए थे, कोई बहुत सीरियस प्रैंक्स भी नहीं किए थे, लेकिन इसके लिए उसको पनिशमेंट मिला था कि उसका बेडरूम उससे छीन लिया गया था। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि ये प्रैंक क्या था। इसने अपने भाई को, रसल को, सुबह के 2 बजे उठा दिया था, उससे कहा था कि हम डिज्नीलैंड जा रहे हैं। इसके भाई ने उठकर अपना सारा का सारा सामान पैक कर लिया था जाने के लिए, सनग्लासेस वगैरह भी लगा लिए थे। और बाद में जब इसकी माँ को पता चला था तो उसने सजा के तौर पर इससे इसका बेडरूम ही छीन लिया था। इसके अलावा वीडियोस में ये भी कहते हुए सुना जा रहा है कि उसके बच्चों से उनका फोन भी छीन लिया गया है। इसके बच्चे कह रहे हैं कि हमारे कोई फ्रेंड्स नहीं है। इस तरह की बातचीत, इस तरह की प्रॉब्लमेटिक बातचीत इसके वीडियो में सुनी गई। अब जब इसका व्लॉग पब्लिश हुआ तो लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, यहां तक कि रूबी को ये वीडियो यूट्यूब से हटाना पड़ा। लेकिन आपको पता ही है कि कोई एक वीडियो अगर यूट्यूब में आ जाता है तो उसको हटाना एक तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारी उस वीडियो की कॉपीज बन जाती हैं।
इस वीडियो की बहुत सारी क्लिप्स वायरल होने लगी। अब ये जो घटना थी, इसकी ना सिर्फ नेशनल हेडलाइंस बनी बल्कि इंटरनेशनल हेडलाइंस भी बनी। एक ब्रिटिश टैबलॉइड ने लिखा, यूट्यूबर पेरेंट्स एक्यूज्ड ऑफ चाइल्ड एब्यूज। और इनका ये जो 8 पैसेंजर्स चैनल था, ये एक तरह से कैंसिल होने की कगार पर खड़ा हो गया। हालांकि इसको बहुत समय पहले ही कैंसिल हो जाना चाहिए था। अब क्योंकि यूट्यूब ने इस चैनल पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे, इसलिए स्पॉन्सरशिप्स आनी कम हो गई, बहुत ज्यादा एड्स नहीं आ रहे थे और धीरे धीरे इनका जो पैसा था वो ड्रॉप होने लगा। अब रूबी बहुत ज्यादा घबरा गई। एक दिन वो कैमरे के सामने आई, उसने एक ग्रे कलर की स्वेटशर्ट पहनी थी, कोई मेकअप नहीं किया था। वो जमीन पर आकर बैठ गई। वो लोगों से माफी मांगने लगी कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, बच्चे भी सिर्फ मजाक कर रहे थे, लोगों ने मेरी बात को गलत तरीके से ले लिया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लोगों को पता था कि सब कुछ सच है और वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को बहुत ज्यादा पनिश कर रही है बिना किसी कारण के। उसका यूट्यूब चैनल करीब करीब कैंसिल हो चुका था। अब रूबी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने अपने लॉयर्स की एक टीम को हायर किया। उसने यूट्यूबर्स को जो कि उसके ऊपर वीडियोस बना रहे थे, उन सबको एक एक नोटिस भेजा। उनको मजबूर किया गया कि वो उससे रिलेटेड सारे के सारे वीडियोस को डिलीट कर दें। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने मिलकर सीपीएस में कंप्लेंट डाली रूबी के खिलाफ, यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को एक इन्वेस्टिगेशन के लिए लेटर लिखा। इसमें 16,000 लोगों ने सिग्नेचर किए और इन लोगों ने सीपीएस को मजबूर किया कि आप हमारी कंप्लेंट्स के ऊपर इंक्वायरी करें। अब सीपीएस ने डिसाइड किया कि वो इन सारी कंप्लेंट्स के ऊपर इंक्वायरी करेगी। यूट्यूब चैनल बनने के करीब 5 इयर्स के बाद, यानी कि 2020 में, अब सीपीएस के लोग फ्रैंकी हाउस होल्ड में पहुंचे। शायद रूबी को पहले से ही उम्मीद थी कि सीपीएस के लोग आएंगे। वो उस दिन अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही थी। वो एक अमेजिंग पेरेंट लग रही थी। रूबी ने अपने सारे बच्चों को समझा दिया था कि अपना बेस्ट बिहेवियर करना है। जब सीपीएस के ऑफिसर्स अंदर आए तो उन्हें सारे के सारे बच्चे मुस्कुराते हुए मिले, बहुत खुश मिले। उसकी जो सबसे छोटी बेटी थी ईव, वो एक टेबल पर बैठी थी, एक पजल सॉल्व कर रही थी। उनकी एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली वहां पर नजर आ रही थी। इसके बाकी बच्चे बैठकर अपना होमवर्क कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे। जो रूबी थी वो किचन में खाना बना रही थी, सावर डो बेक कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि इनकी जो फैमिली है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह की एक्टिंग करके इन लोगों ने सीपीएस को बेवकूफ बना लिया। यहां तक कि आपको ये जानकर बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि जो सीपीएस के लोग थे वो इन लोगों से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। उन्होंने केविन से कहा कि आप लोग बहुत ही अच्छे पेरेंट्स हैं। उन्होंने इनसे पेरेंटिंग एडवाइसेस भी मांगी और ये सारी की सारी एडवाइसेस रूबी और केविन ने इन लोगों को दी भी। अब आप सीपीएस के ट्रेंड लोगों को किस तरह से बेवकूफ बना सकते हैं, ये एक बहुत ही आश्चर्य की बात है। क्योंकि जो बिहेव रूबी अपने बच्चों के साथ कर रही थी उसके तो फिजिकल एविडेंसेस भी मौजूद थे उसके व्लॉग्स के रूप में। तो अब इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं पर बंद कर दिया गया। इनकी जिंदगी वैसी की वैसी चलती रही और हम कह सकते हैं कि बद से बदतर होती चली गई। इसके बाद 18 मंथ्स यानी कि 1.5 साल और बीत गया। अभी भी जो रूबी का यूट्यूब चैनल था वो एक बार फिर से चलने लगा था। लोग एक बार फिर से इसके चैनल को देखने लगे थे। लेकिन अभी भी लोग बीच बीच में आवाज उठाते थे, अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे थे, सीपीएस को कंप्लेंट कर रहे थे, लेकिन कोई भी इनकी आवाज सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। अगर उस समय इनकी आवाज को सुन लिया जाता तो शायद आगे जो कुछ होने वाला था वो ना होता। अब आगे क्या हुआ ये मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी, क्योंकि ये पार्ट ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है और मुझे डर है कि कहीं ना कहीं यूट्यूब में फंस जाएगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर 1-2 दिनों में ही आती हूँ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और साथ ही एक एक कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।